नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। और क्लास 9th भारत और समकालीन विश्व भाग 1, भारत और समकालीन विश्व भाग 1 फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित यह आपका चैप्टर है। यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केवीएस, एनवीएस, DSSB, बीपीएससी और टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और क्लास 9th का यह बुक भारत और समकालीन विश्व भाग 1 और यह जो चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। दो लेक्चर्स वीडियो आपको मिल चुके हैं। देखिए ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी जो आमतौर पर अभी भर्ती आई हुई है, बीपीएससी, टीजीटी, टीआरई 4 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो लोग बीपीएससी, टीजीटी और पीजीटी के लिए हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग मैसेज कर सकते हैं जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें। आइए शुरुआत करते हैं। जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं और देख सकते हैं कितना बढ़िया बेहतरीन नोट्स आप लोग को मिलेगा। जो भी कुछ आपको मिलेगा बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। ठीक है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी होगी। और अगर आप लोग परीक्षा होने तक हमारे सभी सीरीज को, हमारे सभी मटेरियल्स को फॉलो किए तो परीक्षा में बेहतरीन परिणाम आप लोग को देखने को मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कहां से हुई है? तो देखिए, 1 मिनट। देखिए, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां, फ्रांसीसी सम्राट जो था लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई थी। ठीक है, 5 मई 1789 वह दिन याद रखिए। 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल की बैठक हुई थी। 5 मई 1789, 5 मई 1789 को अनुमोदन के लिए स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई गई थी। और स्टेटस जनरल में मतदान स्टेट के आधार पर होता था, न कि व्यक्ति के आधार पर। तो यह फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत आमतौर पर देखिए, वह तिथि ध्यान रखिएगा, 5 मई 1789 को यह स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई गई थी, मीटिंग हुआ था और उसी मीटिंग में यह सब कुछ खुलासा हो गया कि फ्रांसीसी क्रांति अपरिहार्य हो गई है। स्टेटस जनरल में मतदान स्टेट के आधार पर होता था, न कि व्यक्ति के आधार पर। लेकिन इस बार तीसरे स्टेट के लोग व्यक्ति आधारित मतदान की मांग करने लगे। तीसरे स्टेट के लोग क्या है, व्यक्ति आधारित मतलब प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करने लगे, व्यक्ति आधारित मतदान की मांग करने लगे तीसरे स्टेट के लोग। तो यह जो 5 मई 1789 की तिथि है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत इसी डेट से हुई थी। और उस समय शासक कौन था? तो लुई लुई 16 शासक था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज और, यहाँ लुई 16वां ने उनकी मांग खारिज कर दी। जब स्टेटस जनरल की बैठक हुई तो लुई 16वां ने उनकी मांग को खारिज कर दिया, जिसके विरोध में तीसरे स्टेट के लोगों ने बैठक कर सभा से बाहर चले गए, बैठक करके सभा से बाहर चले गए और उन्होंने विरोध जता दिया था तीसरे स्टेट के लोगों ने। ठीक है, इधर पूरे फ्रांस में महंगाई, अफवाहों का बाजार गर्म था। महंगाई का आप जानते हैं, महंगाई विशेष मुद्दा होता है कहीं किसी भी जगह पर। तो महंगाई के कारण यहाँ पर अफवाहों का बाजार गर्म था और जगह जगह पर हिंसक प्रदर्शन होने लगे थे। 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को क्रुद्ध मतलब क्रोधित भीड़ ने बास्टील के किले को तोड़ दिया। हम आप यह नजारा आप लोग देख सकते हैं, यह नजारा आप लोग देख सकते हैं। जब बास्टील के किले को तोड़ दिया था एक बहुत बड़ी भीड़। ठीक है, बास्टील के किले के पास पहुंची और उसने किले के फाटक को तोड़ दिया और अंदर घुस गए और उसने वहां पर जो बहुत सारे कैदी थे उनको मुक्त कराया गया। ठीक है, कुल मिलाकर राजा के राजत्व को चुनौती दी गई थी। ठीक है, आगे देखिएगा, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र। फ्रांस क्या है? एक संवैधानिक राजतंत्र है। देखिए, बीपीएससी टीजीटी के लिए जो भी लोग अप्लाई करेंगे, टीआरई 4 के लिए, बीपीएससी टीजीटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। इसमें आपको 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट रिव्यू मिलेगी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, पीपीटी नोट्स मिलेगा, सब कुछ आप लोग को मिलेगा, उपलब्ध मिलेगा। ठीक है, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, 20 जुलाई 1789 को लोग वर्साय के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिए।
लोगों ने अपने आप को स्वयं, जब नेशनल असेंबली भंग कर दिया गया और लुईस सुल्हामा ने पूरी तरह से निरंकुश राजतंत्र की घोषणा कर दी, तो लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुईस 16 ने, मतलब लुईस सुल्हामा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और अंत में उसने क्या कर दिया, नेशनल असेंबली को मान्यता दे दिया। 4 अगस्त 1789 को रात को असेंबली ने, अब देखिए नेशनल असेंबली का कैसे कैसे उसका मन बढ़ता है, कैसे कैसे वह शक्ति प्राप्त करता है कि 4 अगस्त 1789, वह दिन याद रखिएगा, 4 अगस्त 1789 को रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली समिति सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया कि अब सभी सामंती व्यवस्था खत्म होगी। कब? 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया। 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी गई। संवैधानिक राजतंत्र की नींव कब रखी गई थी फ्रांस में? 1791 में, 1791। ठीक है। नेशनल असेंबली का उद्देश्य क्या है? देखिए नेशनल असेंबली का क्या उद्देश्य था उस टाइम, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, क्योंकि सम्राट की शक्तियों के कारण ही सामंती व्यवस्था विद्यमान थी और सामंती व्यवस्था का बहुत सारा दोष फ्रांस के समाज में था। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में बांटा जाएगा। अब पहले एक व्यक्ति के हाथ में सभी शक्तियां थी, ठीक है, राजा के हाथ में, तो अब क्या था, अब इन शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था, अलग अलग संस्थाओं में इन शक्तियों को बांटा जाएगा, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, हमारी सरकार के भी अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हैं, आप जानते हैं। सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया और नेशनल असेंबली को क्या हुआ, कानून बनाने का अधिकार मिल गया 1791 में। फ्रांस में इस तरह से नया संविधान लागू हुआ। तो देखिए नए संविधान में क्या क्या विशेषता थी। मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला। देखिए मतदान का अधिकार भी, देखिए नेशनल असेंबली बन गई थी फ्रांस में, ठीक है, राजशाही को खत्म कर दिया गया, सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रांस में 100% लोगों को उनका अधिकार नहीं मिला। मतदान का अधिकार किसको मिला? सक्रिय नागरिकों को ही मिला, जिनकी उम्र क्या थी, 25 वर्ष से अधिक थी। जो 25 वर्ष से अधिक थे उनको मिला मतदान का अधिकार। ठीक है, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। देखिए यहाँ पर भेदभाव होता था। अब कर कौन चुकाएगा? कर वही चुकाएगा जो संपन्न होगा, थोड़ा बहुत वही तो कर चुकाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए सामंती व्यवस्था में तो बहुत लिमिटेड में लोगों का प्रतिनिधित्व था, और जब सामंती व्यवस्था खत्म हो गई, नेशनल असेंबली आई, ठीक है, जब गणराज्य बना तो उसके बाद बहुत सारा छूट दिया गया बाकी लोगों को, लेकिन तब भी बहुत सारी कमियां थी। तो देखिए जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाता था, ठीक है, उसको यह अधिकार दिया गया, किसका? मतदान का अधिकार दिया गया। ठीक है, महिलाओं एवं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा गया। देखिए वही बात है ना, केवल सक्रिय नागरिकों को ही मतदान का अधिकार मिला। देखिए महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं मिलता है, बताइए कैसे ये काम चलेगा। ठीक है, अन्य पुरुषों को भी निष्क्रिय नागरिक कहा गया। ठीक है, जो कर चुकाते हों बस उन्हें ही सक्रिय नागरिक कहा गया। मतलब महिलाओं को तो पूरी तरह से मतदान का अधिकार नहीं मिला। राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित करके हस्तांतरित कर दिया गया। यह भी कार्य किया गया। ठीक है, तो संविधान बना जब फ्रांस में, तो यह सब सारे काम हुए संविधान में। ठीक है, राजनैतिक प्रतीक के मायने। राजनैतिक प्रतीक के क्या मायने हैं? देखिए कुछ फ्रांस के समाज में, फ्रांस में जब क्रांति हुई थी तो कुछ सिंबल तय किया गया था। उन सिंबल के मायने हम लोग देखेंगे। तो 18वीं सदी में ज्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मतलब 18वीं सदी में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए संदेशों को प्रसारित करने के लिए, क्रांति के संदेशों को प्रसारित करने के लिए आकृतियों और प्रतीकों का सहारा लिया गया। जैसे मैं आपको बता दूं, जब हमारे देश में 1857 की क्रांति हुई थी, तो क्रांति का जो सिंबल था वो क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी जो था क्रांति का सिंबल था। वैसे फ्रांस की क्रांति के भी अलग अलग प्रतीक थे। ठीक है, तो देखिए टूटी हुई जंजीर फ्रांसी क्रांति में था। तो टूटी हुई जंजीर के क्या मायने हैं तो देख लीजिए। टूटी हुई जंजीर का माने क्या है? दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था। टूटी हुई जंजीर का मतलब क्या है? टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक थी। दासों को आजाद कर दिया गया।
क्षणों का गट्ठर, क्षणों का गट्ठर से क्या मतलब है, अकेले क्षण को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता है, एकता में ही बल है, इसका सिंबल था क्षणों का गट्ठर। फिर देखिए त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंखें, ये किसका प्रतीक थी, सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक था, सूरज की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती हैं, ठीक है, ये इसका मतलब ये था कि सूरज रूपी किरणें जो है अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती हैं, ठीक है, इसका मतलब था। तो तीन सिंबल थे 1800, तीन सिंबल थे फ्रांस की क्रांति में, टूटी हुई जंजीर, क्षणों का गट्ठर और त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंखें, ठीक है। फिर देखिए राजदंड, राजदंड था, राजदंड किसका प्रतीक था, शाही सत्ता का प्रतीक था राजदंड, ठीक है। फिर अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, एक ऐसे सांप का सिंबल था जो अपनी ही पूंछ को क्या है मुंह में लिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, समानता का प्रतीक, अंगूठा का कोई छोर नहीं होता, समानता का प्रतीक, अंगूठा का कोई छोर नहीं होता, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यह सब सिंबल थे 1800 फ्रांस की क्रांति के ये सब सिंबल थे, ठीक है। आपको बता दें मित्रों कि फ्रांस की क्रांति में या फ्रांस के समाज में जब फ्रांस में राजशाही व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था थी, बहुत सारे लोगों को जो लोग फ्रांस में मुखर होते थे आज़ादी के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, उनको फांसी की सजा दे दी जाती थी। तो उनको जो फांसी की सजा मिलती थी गिलोटिन पद्धति से मिलती थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही भयावह स्थिति थी, यही है, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति को गिलोटिन के माध्यम से इसको फांसी मिल रही है, गिलोटिन के माध्यम से। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे ही किसी व्यक्ति को ऐसे ही यहाँ पर जल्लाद है, ये क्या है, ये आपका जल्लाद है और ये आपका आदमी है, आदमी को ऐसे ऐसे लिटा दिया जाता है, उसका सर जो है मतलब कि ऐसे आरे के पास होता है और ऊपर से क्या है, ऊपर से ये खींच दिया जाता है, यहाँ से रस्सी खींची जाती है और उसके बाद यह भारी भरकम लोहा ऐसे आता है और इससे क्या होता है, इसका सर कट जाता है। देखिए यहाँ पर एक इसका कटा हुआ सर, यह जल्लाद लिया हुआ है। तो ऐसे ही इसको क्या बोलते थे, इसको गिलोटिन बोलते थे, गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था, ठीक है। तो गिलोटिन क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए, गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी, दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा था। बताइए इसका आविष्कार हुआ था, इसका आविष्कार किसने किया था, गिलोटिन, डॉक्टर गिलोटिन ने इसका आविष्कार किया था। बताइए कितने खतरनाक यंत्र का आविष्कार किया गया था, केवल क्या है, अपराधियों को फांसी देने के लिए। तो देखिए फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया था। अब देखिए 1789 की फ्रांस की क्रांति के बाद जो फ्रांस का शासन व्यवस्था है वो किसके हाथ में आ गया था, मध्यम वर्गों के हाथ में आ गया था, ठीक है, मध्यम वर्गों के हाथ में आ गया था। तो इसे देखते हैं, इन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया जो फ्रांस का शासन देखती थी। डायरेक्टरी क्या करती थी, फ्रांस का शासन देखती थी, लेकिन अक्सर विधान परिषद से उनके हितों का टकराव होता था। डायरेक्टरी का टकराव किससे हो जाता था, विधान परिषद से उनके हितों का टकराव हो जाता था। विधान परिषद कुछ और चाहती थी और डायरेक्टरी कुछ और चाहती थी और डायरेक्टरी में केवल 5 सदस्य होते थे। तो ये भी बात है कि डायरेक्टरी के जो लोग थे मनमाने तरीके से काम करना चाहते थे, ठीक है। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा किसने उठाया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया था और अंततः उसने 1799 में डायरेक्टरी को क्या कर दिया, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में डायरेक्टरी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया और 1804 में क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बन गया। मतलब जिस राजशाही से, जिस सामंती व्यवस्था से फ्रांस के लोग स्वतंत्र हुए थे, महज 10 सालों के अंदर फिर वह उसी राजशाही में जकड़ गई फ्रांस की जनता, ठीक है, ये बात है। तो यहाँ हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे। यह जो है यह नेपोलियन बोनापार्ट है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। नेपोलियन बोनापार्ट ये आप देख सकते हैं। तो देखिए 1804 में नेपोलियन ने खुद को क्या हुआ, फ्रांस का सम्राट घोषित किया। 1799 में इसने क्या कर दिया, डायरेक्टरी कांड कर दिया और 1804 में इसने क्या कर दिया, खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। इन्होंने पड़ोसी यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की और उन्होंने पड़ोसी देशों की विजय यात्रा शुरुआत किया था किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। पुराने राजवंशों को हटाकर उनकी बागडोर अपने खानदान के हाथ में दे दी और पुराने राजवंशों को हटाकर जितने भी छोटे मोटे राजा थे उनकी राजशाही को खत्म करके अपने विश्वास पात्र अपने रिश्तेदारों को उसने क्या कर दिया, राजा बना दिया, छोटे छोटे राजा। नेपोलियन ने यूरोप की आधुनिकीकरण कर्ता के रूप में अपनी भूमिका भी देखी, ठीक है। अंततः 1815 में वाटरलू में क्या हुई, नेपोलियन की हार हो गई 1815 में, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी।
महिलाओं के लिए क्रांति देखिए होगी ही। देखिए जब कहीं समानता नहीं रहेगा तो विद्रोह तो होगा ही। जैसा कि हमने बताया था कि 1789 में जब फ्रांस स्वतंत्र हुआ था, फ्रांस में राजशाही से फ्रांस की जनता को आज़ादी मिली थी, सामंती व्यवस्था का उन्मूलन हो गया था फ्रांस में। तो वहां पर जब नया नेशनल असेंबली बना तो उसमें सबको तो मौका दिया गया था, लेकिन महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक माना गया और महिलाओं को उनके अधिकार नहीं दिए गए थे। ठीक है, इसलिए महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। तो देखिए महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। महिलाएं किसके लिए काम करती थी? जीविका निर्वाह के लिए ही काम करती थी। ठीक है, उनकी विशेष मांग नहीं थी। अधिकांशतः महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई या व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके भी नहीं थे। तो ये सब सारी महिलाओं की दिक्कत थी, परेशानियां थी। ठीक है, महिलाओं ने पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की मांग की। अंततः महिलाओं ने क्या किया? पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग किया। भाई वोट देने का अधिकार महिलाओं को नहीं था, बताइए। तो यह कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर सही नहीं कहा जा सकता था। महिलाओं के जीवन में सुधार, अंततः महिलाओं के जीवन में सुधार हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून भी लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। मतलब अब नियम बना कि महिलाएं अपनी मर्जी से ही कहीं विवाह कर सकती हैं। पिता उनको उनकी शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और सरकारी विद्यालयों की स्थापना के लिए लड़कियों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। तो यह सब महिलाओं को क्या मिला? अधिकार मिला। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। तो देखिए बताइए, यहाँ महिलाएं काम तो कर रही हैं लेकिन समान वेतन नहीं मिलता था। आज भी महिलाओं को समान वेतन कई जगह लोग नहीं देते हैं। ठीक है, उनके साथ भेदभाव करते हैं। ठीक है, और मताधिकार की व्यवस्था फ्रांस में नहीं थी, लेकिन बाद में मताधिकार मिला। ठीक है, अंततः 1946 में देखिए, अब देखिए 1946 में जाकर महिलाओं को मताधिकार मिला है। मतलब गणतंत्र हुए फ्रांस को कितने साल हो गए थे? 100-150 साल करीब हो गए थे, और 150 साल के बाद फ्रांस ने महिलाओं को मताधिकार दिया। बिल्कुल यह सही स्थिति नहीं थी, तो वहां के लोगों ने इसका विरोध किया था। ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन। कैसे दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था फ्रांस में? तो ये दे सकते हैं, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा किया गया। देखिए मैं आपको बता दूं, यूरोप में और अफ्रीका और अमेरिका, इन तीनों के बीच में क्या होता था? दास व्यापार होता था। ज्यादातर दास जो लाए जाते थे अफ्रीका में लाए जाते थे। यूरोप में अफ्रीका से दास लाए जाते थे और कहाँ बेचे जाते थे? यूरोप में और अमेरिका में। मतलब यूरोपी जो होते थे वह अमेरिका में जाकर दासों को बेच देते थे। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधारों में से एक था। ठीक है, फ्रांसीसी सौदागर बंदरगाह से अफ्रीकी तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। मतलब अफ्रीकी तट पर फ्रांसीसी सौदागर जो थे वो अफ्रीका में जाते थे और वहां से दासों को कलेक्ट करते थे, दासों को खरीदते थे। ठीक है, और दासों को हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तथा 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में छोड़ दिया जाता था। और उन अफ्रीका से जो दास लाए जाते थे कहाँ पर सेल किए जाते थे? तो अमेरिका में सेल किए जाते थे। तो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय दास व्यापार होता था। ठीक है, यहाँ उन्हें, और अमेरिका में क्या कराया जाता था? यहाँ पर जो अफ्रीका से जो दास लाए जाते थे उन्हें बगान मालिकों को बेच दिया जाता था। अमेरिका में बगान मालिकों को बेच दिया जाता था, और बगान मालिक क्या करते थे? उनसे काम कराते थे। ठीक है, तो ये सब गंदी स्थिति, दास व्यापार की बहुत ही गंदी घृणित स्थिति अमेरिका में प्रचलित थी, और यह यूरोपियों द्वारा किया जाता था, विशेषकर फ्रांसीसी सौदागरों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, 1794 1794 की कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी देशों की मुक्ति का कानून पारित किया, और अंतिम में फ्रांसीसी उपनिवेशों ने 1794, मतलब फ्रांस के जितने भी उपनिवेश थे, इस तरह से भारत उपनिवेश था इंग्लैंड का, वैसे फ्रांस के भी अलग अलग देश उपनिवेश बने हुए थे। ठीक है, तो 1794 में फ्रांसीसियों ने क्या किया? अपने उपनिवेशों में सभी अपने उपनिवेश जो भी देश फ्रांस के उपनिवेश थे वहां पर क्या कर दिया? मुक्ति का कानून पारित किया। मतलब दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया। ठीक है, फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1848 में। 1848 में अंतिम रूप से उन्मूलन किया गया था फ्रांसीसी उपनिवेशों में, 1848 में। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के आगे देखेंगे।
फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए? फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए? तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति ने मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा प्रदान किया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी है, जो फ्रांस की क्रांति से ही ली गई है। फ्रांस की क्रांति ने विश्व के अन्य देशों में भी प्रजातंत्र के विकास को गति प्रदान की। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस ने कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, शिक्षा और सैनिक गौरव के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। तो ये सभी फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम हुए। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, यहाँ हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण द्वितीय और तृतीय स्टेट के लोगों को असम्मान और शोषण करना है। ठीक है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी? क्योंकि तृतीय स्टेट के लोगों के साथ क्या होता था? अन्याय होता था, उनके आत्मसम्मान का गला घोटा जाता था, उनका शोषण किया जाता था। ठीक है, फ्रांस के राजा लुई 16 एक बेवकूफ राजा था और वे एक अयोग्य शासक भी था और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य कर देता था, हमेशा भोग विलास में लिप्त रहता था। तो ये सब देखिए, यह महत्वपूर्ण कारण थे, फ्रांसीसी क्रांति के तत्कालिक कारण थे ये सब। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th हिस्ट्री के लेक्चर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो देखिएगा। अभी कुछ चीजें बाकी हैं आपकी, अब सब कंप्लीट हो चुका है। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। यह शासक की निरंकुशता के खिलाफ लोगों का पहला महान विद्रोह था। इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को उत्पन्न किया, जिसने फ्रांस की सीमाओं को पार किया और पूरे यूरोप को प्रभावित किया। तो फ्रांसीसी क्रांति से भारत भी अछूता नहीं रहा, भारत में भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के 3 सिद्धांत क्या हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व नारे का प्रसार फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरक शब्द हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन 3 शब्दों ने विश्व की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। ठीक है, तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यह हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यह स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व दिया गया है। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th लेक्चर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा आप लोग। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, केवल 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।